बच्चों, आज हम आपसे मिल रहे हैं अपनी 4th मंडे क्लास में सब्जेक्ट होम साइंस। इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार था कि हम अपने प्यारे स्टूडेंट से मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन ही सही। तो वेलकम स्टूडेंट्स। साथ में हम थैंक्स करते हैं अपने सभी टीचर्स का जो आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास रेगुलरली अटेंड करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू टीचर्स। सबसे पहले गाइडलाइंस। आप सभी बच्चे काफी टाइम से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि चैट बॉक्स का यूज केवल क्वेश्चंस पूछने के लिए ही करना है और साथ में जो आंसर्स पूछे जा आपको देने हैं उनके लिए आप उसको यूज करेंगे और अपने आप पेन एंड नोटबुक भी साथ में रखेंगे। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्क्लेमर। We are grateful to all those जिनका कंटेंट हमने क्लास के लिए यूज किया है और जो भी एरर्स हमें पता चलेंगे those will be rectified accordingly. Dear students, मैं हूं मिसेस ममता चौधरी, लेक्चरर होम साइंस, गार्गी एसकेवी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन से, और मेरे साथ है मिसेस रितु खेर, लेक्चरर होम साइंस। हेलो रितु मैम। Hello, Mamta. Hello, all my dear students. A very good morning to all of you. I'm Ritu Kher, lecturer home science from School of Excellence, Madanpur, Khadar. Dear students, यहाँ मैं आपको दे रही हूँ अपने रिजल्ट्स जो कि हैं 29,282 स्टूडेंट्स में से 9,225 स्टूडेंट्स के परफेक्ट स्कोर आए थे। And here are our first 10 perfect scorers. Shreya Shukla from SKV Rajouri Garden, Ayush Mishra, JSV Lancers Road, Delhi, Divya, SKV Molarban School number 1, Mehek, SKV Eidgah Road, Muskan, GG Triple S, Madhipur, Parvati, SKV Basai, Darapur, Garima, JSKV Nangloi, Aisha, SKV Eidgah Road, Khushbu, GG Triple S, Najafgarh, Noor Fozia, GG Triple S, Tigri. And here is the session, Food Processing and Food Technology. तो स्टूडेंट्स गियर हो जाइए एक इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए हमारे साथ। पहले लर्निंग आउटकम्स। तो बच्चों, इसमें आप जानेंगे कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी क्या है, इसका इतिहास, कैसे शुरुआत हुई थी, किस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, एवं हमारे देश में इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसमें आपको जानकारी होगी कि खाद्य उद्योग के क्षेत्र में कौन से कौशल या स्किल्स के होना जरूरी है, यानी इस क्षेत्र में आपको किन स्किल्स को डेवलप करना है। इस फील्ड में करियर बनाना and minimum educational qualifications required to pursue this course you will also learn in this chapter. And lastly students, इसका कार्य क्षेत्र या स्कोप for entrepreneurs, छोटे मध्यम बड़े स्तर पर स्वरोजगार के अवसर आप यहाँ पे जानेंगे। अरे वाह, अब टाइम है हमारे टिप ऑफ द डे का। You don't have to eat less. You just have to eat right. Students, हमें अपनी अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस मील के साथ साथ पोर्शन साइज का भी ध्यान रखना है, यानी कि उचित मात्रा में खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना है। अगर आप कम आहार लेंगे या एक्सेस में लेंगे तो इसका असर डेफिनेटली आपकी हेल्थ पर भी दिखेगा। इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, Almost all foods are processed in some way or other, जैसे कि पीलिंग, स्लाइसिंग, जो कि मिनिमम प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडली, हम प्रोसेसिंग करते हैं ताकि फूड की शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सके और हम उन्हें लंबे समय तक एंजॉय कर सके। फॉर एग्जाम्पल जूसेस, पिकल्स, मुरब्बास एटसेट्रा। नाउ कम्स टू फूड प्रोसेसिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण क्या है। ये ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम रॉ मटेरियल से तैयार या अर्ध तैयार सेमी फॉर्म्ड फूड्स
प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर हम इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल यूज करेंगे तो फिनिश प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का नहीं तैयार होगा। एंड लास्टली, इसके द्वारा हम अट्रैक्टिव, टेस्टी एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि मार्केटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिप्स, रेडी टू ईट फूड्स जिसमें आपने फ्रोजन फूड जैसे फ्रोजन टिक्की, कटलेट्स, समोसा, पिज्जा तो देखे ही होंगे। ये सभी फूड्स लंबे समय तक खराब नहीं होते और पौष्टिक होने के साथ साथ टेस्टी भी होते हैं। फूड टेक्नोलॉजी ये फूड साइंस की एक शाखा है। इसमें फूड साइंस के प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। इसमें हमें इन डेप्थ नॉलेज मिलती है कि किस प्रकार हम फूड्स का प्रॉपर सिलेक्शन करेंगे, उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो न्यूट्रिशियस, होलसम, डिजायरेबल एंड अफोर्डेबल कन्वीनियंस फूड्स तैयार हो। Now come to food science definition. Students, आप यहाँ पे application of basic sciences जैसे कि chemistry, physics, पाक कलाएं, एग्रोनॉमिक्स या कृषि विज्ञान के सारे प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं अपनी टेक्निक्स को फूड प्रिजर्वेशन के लिए। एंड नाउ इट्स फूड मैन्युफैक्चरिंग, इट इज द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ताकि हम बड़े पैमाने पर अपने खाद्य पदार्थों को प्रोड्यूस कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। निकोलस एबर्ट ने 1810 में फूड प्रोडक्ट्स को डिब्बे में बंद करने की प्रक्रिया को डेवलप किया, जिसे कैनिंग भी कहते हैं। कैनिंग मतलब डिब्बा बंदी। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को स्टेराइल एनवायरनमेंट में प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि डिब्बे में बंद रखा जाता है। कैन फूड्स आर इजीली स्टोर्ड इस प्रक्रिया के बाद, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, बिल्कुल स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है और इस वजह से हम उनका पूरे साल आनंद ले सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कॉर्न, कैरेट, बीन्स, टोमेटोज, एप्पल, पियर्स, पाइनएप्पल्स एटसेट्रा। In 20th century, food processing and technology was used in world wars and space exploration programs. Food technology was also used for army needs. सेना की आवश्यकताओं के लिए उसको यूज किया गया। Products such as instant soups, ready to cook meals were developed. इसके अंदर आपके जो रुचियां हैं, पसंद बदलने के कारण विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों में खाद्य मांग बढ़ने के कारण टेक्निक्स का लगातार विकास हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा कि कैसे हम डिफरेंट कल्चर्स और कंट्रीज के क्यूजिन्स को अपने मील्स में शामिल करते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल, चाइनीज एटसेट्रा। और आपने मार्केट में शेजवान सॉस, केक मिक्सेस, चिली सॉस, हक्का नूडल्स तो देखे ही होंगे। ये सभी प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के विकास से ही संभव हो पाया है। It opened avenues for employment और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर आई हैं जो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे। इस सदी में उपभोक्ताओं की बदलती हुई आवश्यकताओं, स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। इधर मैं बताना चाहूंगी कि इलनेस रिलेटेड फूड्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि लो शुगर आइसक्रीम, खीर, 0 कैलोरी डेजर्ट्स यहाँ पे मिलते हैं और मार्केट में उपलब्ध हैं। इसके अंदर आप अनदर एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, जैसे कि ग्लूटेन फ्री सीरियल प्रोडक्ट्स जो कि सीलियक डिजीज के लिए है एंड लैक्टोज फ्री मिल्क फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स के लिए डेवलप किए गए हैं। ये सभी फूड्स इन पेशेंट्स के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। एंड नाउ कम टू आवर क्वेश्चन टाइम। अ स्मॉल रिकैप। Who coined the term pasteurization? पाश्चुरीकरण नाम किसने दिया था? Think students and write your answers correctly in chat box. रितु मैम, आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के?
बहुत सारे बच्चे फटाफट लुई पास्चर का नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले पूजा ने लुई पास्चर का नाम इसमें लिखा अपने चैट बॉक्स में। वेरी नाइस चिल्ड्रन। इससे ये समझ आ रहा है कि आप सबने जो इतिहास है खाद्य प्रसंस्करण का वो बहुत ध्यान से सुना है। ऋतु मैम, अब हम आते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों पर। उद्देश्य इतिहास तो हमने देख लिया, अब इनके उद्देश्य क्या हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करना, बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों को हमने तैयार करना है। इसमें ऐसे खाद्य पदार्थों का संग्रहित और स्वादिष्ट रहना ताकि वो उनकी शेल्फ लाइफ वो लंबे समय तक स्थायी रह सके, खाद्य पदार्थों का आसान परिवहन और संग्रहण हो सके और खाद्य पदार्थों का कम से कम अपव्यय हो। ये सारे उद्देश्य हम डिटेल में अभी आगे क्लास में आपको समझाएंगे। फिर हम आते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के महत्व पर। हमारी गवर्नमेंट को भी लगा कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए भारतीय खाद्य उद्योग उत्पादन और विकास की दृष्टि में एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। ये भारत में 5वें स्थान पर है और बदलती हुई जीवन शैली, गतिशीलता एवं वैश्वीकरण के कारण विभिन्न आहारों को हमने अपनी जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड किया है, पर उसकी वजह से हमें खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना था। एक और बहुत मेजर बूस्ट जो गवर्नमेंट ने दिया, उन्होंने 2010 में इंडिया में मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए। उस टाइम पे 2010 में दे प्लान्ड फॉर 37 पार्क्स एंड एट प्रेजेंट 19 पार्क्स आर ऑपरेशनल। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पतंजलि हर्बल पार्क हरिद्वार का है, इसका नाम आप सबने जरूर सुना हुआ होगा। एक और फूड प्रोसेसिंग का महत्व है फूड फोर्टिफिकेशन। खाद्य पदार्थों में पौष्टिक तत्व डालकर उनका पौष्टिक मान बढ़ाया जाता है, इसके प्रबलीकरण या पुष्टिकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए आयोडीन युक्त नमक, विटामिन ए युक्त तेल, फॉलिक अम्ल युक्त आटा, ये सारे फोर्टिफिकेशंस हम इसलिए करते हैं ताकि खाद्य पदार्थों का पौष्टिक मान बढ़ सके, और ये केवल खाद्य प्रौद्योगिकी के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। Then there is an increased demand of food having natural color, flavor and with long shelf life. हम जब भी बाजार जाते हैं, हम ऐसे खाद्य पदार्थ ढूंढते हैं जो प्राकृतिक रंग और महक के साथ हमें मिले और उनका सुरक्षा काल भी लंबा हो। तो ये सारी चीजें फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। अब हम जल्दी से अपने निजी जीवन में इनके महत्व को देखते हैं। सबसे पहला इसका महत्व है कन्वीनियंस। ये बहुत कन्वीनियंट फूड्स बन जाते हैं, हम बहुत आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सुविधाजनक खाद्य पदार्थ। सुविधाजनक खाद्य पदार्थ वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम मार्केट से लाते हैं, केवल उनको गर्म करते हैं या 2 या 5 मिनट में वो तैयार हो जाते हैं। जैसे 2 मिनट नूडल्स हैं, रेडी टू ईट कुक फूड्स हैं, ये सारे कन्वीनियंस फूड्स के अंतर्गत आते हैं। फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन से इनकी कीमतें घट जाती हैं। आज की जीवन शैली के साथ हम कम कीमतों वाली जो सामान है उसको हम बाजार में ढूंढते हैं, और जब मास प्रोडक्शन होता है तो ये पॉसिबल हो पाता है। खाद्यों की उपलब्धता बढ़ जाती है क्योंकि वो उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, सो दे आर मोर रेडिली अवेलेबल। फिर फोर्टिफिकेशन, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही, प्रबलीकरण और पुष्टिकरण होता है खाद्य पदार्थों का। तो जहां पर भी न्यूट्रिएंट्स की कमी महसूस होती है जनसंख्या में, वहां पे फोर्टिफाइड फूड्स जरूर शामिल किए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता। जब ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगते हैं बच्चों, तो वहां पे खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का बहुत ध्यान दिया जाता है, और इस वजह से ये जो खाद्य पदार्थ जब हम तक पहुंचते हैं वो पूरे सुरक्षित और स्वच्छ होते हैं। एक और पॉइंट है खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन। फूड वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। आप जानते होंगे बहुत सी
तरह के बीज और छिलके भी हम लोग कई बारी यूज कर लेते हैं। ये यूजेज तभी पॉसिबल है जब हम उनकी प्रोसेसिंग कर सकें, उनका प्रसंस्करण कर सकें। Then there is increase in पोर्टेबिलिटी एंड परिवहन और भंडारण की सुविधा जो है वो बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? जब वो सुरक्षित होंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह उनको बहुत आराम से पहुंचा पाएंगे। अब हम आते हैं कि हम ये खाद्य संरक्षण करेंगे कैसे, इनके क्या कॉमन मेथड्स हैं, कॉमन मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। जब हम प्रसंस्करण करते हैं, ये प्रसंस्करण हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। जब आप इन मेथड्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा हाँ, हमारी मम्मी भी तो ऐसा ही करती हैं। तो ये चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहला है धूप में सुखाना। जब धूप में हम सब्जियों को सुखाते हैं, हम फलों को सुखाते हैं और फिर उनका हम संरक्षण करते हैं। नमक के द्वारा हम सुखाते हैं, नमक हम अचार में डालते हैं, नमक हम और बहुत से पदार्थों में डालते हैं, जैसे सिरके इत्यादि के साथ प्याज हम बनाते हैं। तो वो सारे इसके सारे पदार्थ जो हैं वो हमारे खाद्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं। फिर देयर इज अ कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन, नियंत्रित खमीरीकरण। जैसे आपके केक्स बनते हैं, आपकी ब्रेड्स बनती हैं, कुलचे बनते हैं, ये सारी चीजें तभी बनती हैं जब वो उनका खमीरीकरण होता है बेसिक इंग्रेडिएंट्स का, और खमीरीकरण की वजह से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सेकना, दैट इज बेकिंग। बेकिंग जो है वो एक अगेन इट इज अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अभी हम ये फूड प्रिजर्वेशन बेकिंग से, रोस्टिंग से जो होती है, हमने पहले भी देखा सन ड्राइंग से। इससे हम क्या कर रहे हैं? इससे हम खाद्य पदार्थ की नमी को दूर कर रहे हैं। जो उसमें खाद्य पदार्थ में नमी होती है उसको हम खत्म करते हैं, और जैसे ही खाद्य पदार्थ की नमी खत्म होती है वो संरक्षित हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। एक और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चीनी के द्वारा संरक्षण, दैट इज कैंडिंग। जैसे हम नमक को इस्तेमाल कर रहे हैं संरक्षित पदार्थ की जगह, उसी तरह से हम चीनी के द्वारा भी संरक्षण कर सकते हैं। अचार, मुरब्बे, मार्मलेड्स, जेलीज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं संरक्षित पदार्थ जो चीनी के द्वारा संरक्षित करे गए हैं। इवन कैंडीज, आंवला कैंडी तो आप सबने सुनी होगी। आंवले को पहले धूप में सुखाया गया और फिर उसके ऊपर उसको चीनी में पकाया गया और कैंडिंग की गई। तो क्या हुआ? हमने दो संरक्षण करने के तरीके लगाए और हमने अपनी कैंडी बना ली। फिर आते हैं हम स्पाइसेस को भी प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज कर सकते हैं। स्पाइसेस मतलब जो मिर्च मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, वो मिर्च मसाले जो है वो हम अचार इत्यादि में इस्तेमाल करते हैं। फिर धुएं के द्वारा हम खाद्य पदार्थ को पका सकते हैं। धुएं में पकाना ये मोस्टली नॉन वेजिटेरियन फूड्स में होता है, क्योंकि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसमें डायरेक्ट हीट खाद्य पदार्थ को नहीं दी जाती, पर वो खाद्य पदार्थ के अंदर तक की नमी को खत्म कर दिया जाता है और उसे सुरक्षित करा जाता है। मसालों के रूप में उपयोग मैंने आपको बताया ही है। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन राउंड पर। सो हियर आपने सारे तरीके सुने कि खाद्य संरक्षण हम एक आम तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आप जल्दी से अपने चैट बॉक्स में लिखिए ऐसे 2 संरक्षित पदार्थों के नाम जो चीनी के द्वारा हम संरक्षित करते हैं। चीनी के द्वारा हम उनको बनाते हैं और संरक्षित करते हैं। Name 2 preserved foods in which candying is done. Through candying, which are the 2 foods? जल्दी से अपने चैट बॉक्स में ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए। ममता मैम, are we getting any answers? Yes, Madhu मैम, बच्चे बहुत enthusiastically आंसर दे रहे हैं।
और मैं देख रही हूँ बच्चों ने रिस्पांस देना शुरू कर दिया है। जैम, नेहा ने लिखा है, और साथ में रितु का भी रिस्पांस आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। Very nice, बच्चे. So murabbas, jams, jellies, marmalades. I gave you an example of candies also. So ये सारी चीजें जो हैं हम कैंडीइंग के द्वारा संरक्षित कर सकते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर फूड स्पॉइलेज, यानी कि खाद्य का खराब होना। ये प्रोसेस है जिसके अंदर फूड आइटम्स डिटेरियोरेट होते हैं, मतलब कि खराब हो जाते हैं और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं रहते। ये ऐसे प्रोसेस हैं जिनके अंदर फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों सामने पिक्चर्स, फ्रूट पे फंगस लगा हुआ है, वेजिटेबल्स पे, ड्राई फ्रूट्स पे। इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं और आपके केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं और ये खाने को खराब करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि क्या प्रभाव होता है, इफेक्ट्स ऑफ फूड स्पॉइलेज क्या है। इसके अंदर सुगंध और स्वाद में कमी आ जाती है, सौंदर्य बोध, या फिर आप इसको नहीं खाएंगे क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। डिस्कलरेशन या रंग खराब होना, डिटेरियोरेटिंग टेक्सचर यानी कि बनावट नष्ट हो जाती है, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, या फिर लॉस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, जैसे कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है क्योंकि आपके उसके अंदर काफी सारे चेंजेस हो गए हैं। और फूड जो है हमारा, इट्स नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या तो आप उसको खाने के बाद बीमार हो सकते हैं या फूड पॉइजनिंग की कंडीशन भी आ सकती है। एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट विद कि कौन कौन से कारण हैं जो फूड स्पॉइलेज को इफेक्ट करते हैं। तो ये है हमारे आप पेस्ट्स और इंसेक्ट्स, रोडेंट्स के द्वारा देखते हैं कि फूड स्पॉइल हो रहा है, या फिर अगर अनुपयुक्त प्रकाश या रेडिएशन में पदार्थ को रखा हुआ है तो वो स्पॉइल हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि पैकेट्स पे लिखा होता है एट राइट टेम्परेचर एंड इन द डोंट कीप इट इन लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट, तो वो हमारे फूड आइटम्स को खराब करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक। अगर कीटाणु होंगे आहार में तो वो उसको खराब कर देंगे और फिट नहीं रहेगा पदार्थ हमारी कंजम्पशन के लिए। एंड केमिकल्स भी स्पॉइलेज करते हैं। केमिकल्स कैसे भी आ सकते हैं, या तो एक्सीडेंटल उसमें पदार्थ में आ गया, या फिर उसको जानबूझ के भी मिलाया जा सकता है। जैसे कि अगर प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं या परिरक्षक डाल रहे हैं और अमाउंट उनका ज्यादा हो गया है तो केमिकल पॉइजनिंग भी हो जाती है। एंड द लास्ट इज इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर। अगर नमी रह गई है पदार्थ में तो वो खाने को खराब कर देगी, या फिर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है आहार तो वो उसको फूड को स्पॉइल कर देगा। अब हम कर रहे हैं इसके अंदर प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉइलेज। बच्चों हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि स्पॉइलेज कैसे हो रही है, लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, यानी कि नमी को निकालना। अगर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का प्रयोग। आप हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जो फूड प्रोडक्ट है हमारा वो स्टेराइल हो जाता है क्योंकि हीटिंग मेथड से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो रहे हैं। नेक्स्ट इज पीएच रिडक्शन, जैसे कि हम करते हैं पिकलिंग और उसके अंदर एसिडिटी या खटास उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वजह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, आपने देखा ही होगा हम अपने फूड आइटम्स को फ्रिज में रखते हैं और फ्रीजर में भी रखते हैं। ये किस लिए बच्चों? क्योंकि लो टेम्परेचर में ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट है हमारा कंट्रोल ओवर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। अगर हम ऑक्सीजन को ही काट दें, पदार्थ में आने ही ना दे, तो फिर ग्रो कैसे करेंगे ऑर्गेनिजम्स और हमारा जो फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाएगा। ओवर टू रितु मैम। खाद्य पदार्थों के खराब होने के आधार पर जो वर्गीकरण है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? उनको विकार्य खाद्य पदार्थ हम बोलते हैं। ये इनके उदाहरण हैं दूध, दूध से बने पदार्थ, मछली, अंडा, मीट इत्यादि।
और ये सारे खाद्य पदार्थ हम लोग जब अपने घरों में लाते हैं तो हम इनको फटाफट क्या करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, उनका हिमीकरण कर देते हैं ताकि वो कुछ समय तक चल सके। पर फिर भी ये 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाते हैं। फिर जो दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, दे आर सेमी पेरिशेबल फूड्स, जो बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं, उनको अविकार्य खाद्य पदार्थ कहते हैं, अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ कहते हैं। दे कैन लास्ट फॉर 1 or 2 weeks, लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारे के सारे खाद्य पदार्थ 1 से 2 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं। जो थर्ड इसमें कैटेगरी है वो है खराब ना होने वाले खाद्य पदार्थों की, जैसे हमारे आटा, चावल, दाल, grains like cereals, pulses, oil seeds, the oils that we use at our home, they are all non-perishable foods, अविकार्य खाद्य पदार्थ. After the classification on the basis of their shelf life, now we come to the classification on the basis of the extent and type of processing. संसाधन की सीमा तथा प्रकार के आधार पर क्या वर्गीकरण होता है। देखिए बच्चों, इसमें वर्गीकृत जो हमने खाद्य पदार्थों को किया है वो 8 प्रकार के हैं। सबसे पहला है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, जिनमें हम कम से कम प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे हमने साफ करना, काटना, छीला, छिलका निकाल दिया, वो सारे हमारे न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ यानी कि मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। देन वी कम टू संरक्षित खाद्य पदार्थ। संरक्षित खाद्य पदार्थ आर द प्रिजर्व्ड फूड्स, जिनकी हम हिमीकरण करते हैं, निर्जलीकरण करते हैं। ये सारे आपने टाइप्स आप पहले अभी आपने क्लास में पढ़ा। देन द थर्ड टाइप ऑफ फूड्स आर द मैन्युफैक्चर्ड फूड्स, विनिर्मित खाद्य पदार्थ, जिनमें हम कोई रेसिपी डाल के और फिर उनके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव, कोई संरक्षित पदार्थ भी डालते हैं, जैसे जैम्स, जेलीज एक्सेट्रा। द फोर्थ वन इज द फॉर्मुलेटेड फूड, फॉर्मूला बंद खाद्य पदार्थ, डबल रोटी, बिस्किट, आइसक्रीम इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। और ये कौन से होते हैं? जिनमें हम जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हम इंग्रेडिएंट्स इन खाद्य पदार्थों में डाल रहे हैं, उनको हम संरक्षित करके लंबे समय तक उनका सेवन कर सकते हैं। देन वी कम टू द व्युत्पन्न खाद्य। ये वो पदार्थ होते हैं जो हम एक खाद्य पदार्थ में से ही डिराइव करते हैं, निकालते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फूड डेरिवेटिव्स। जैसे हम गन्ने में से शक्कर को निकालते हैं, तिलहन में से तेल को निकालते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सिंथेटिक फूड्स की, संश्लेषित खाद्य पदार्थों की। उद्योगों में हम लोग कुछ ऐसे एंजाइम्स और पोषक जैसे विटामिन इत्यादि यूज करते हैं, इनको हम संश्लेषित खाद्य पदार्थ कहते हैं। बच्चों, देन वी कम टू द कार्यमूलक खाद्य पदार्थ। फंक्शनल फूड्स हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हमें बहुत छोटे अमाउंट में ये चाहिए होते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स, लाइकोपीन एक्सेट्रा। और इसका बहुत अच्छा एक ब्रांड जो मार्केट में आजकल बहुत रेडिली अवेलेबल है, दैट इज याकुल्ट। देन वी कम टू द लास्ट कैटेगरी, दैट इज द मेडिकल फूड्स, चिकित्सीय खाद्य पदार्थ। लो सोडियम सॉल्ट फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। देन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए शुगर फ्री पदार्थ जो हैं, वो सारे के सारे इस प्रकार के पदार्थ हमारे मेडिकल फूड्स में आते हैं। अरे वाह, ये क्या देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे? सो मेनी पैकेट्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। व्हाट डू यू थिंक दीज आर? हमने अभी पढ़ा कि हम प्रोसेसिंग का क्या महत्व है, तो आपको इनका क्या याद आ रहा है? ये कौन से खाद्य पदार्थ हैं? जरा जल्दी से सोचिए, बिना सोचे मत एकदम चैट बॉक्स में लिखिएगा। पहले सोचिए ये कौन से खाद्य पदार्थ हैं और फिर इनका नाम अपने चैट बॉक्स में जल्दी से लिखिएगा। ममता मैम, एनी आंसर्स वी आर गेटिंग? Yes, ma'am. Students have started giving answers, and
शिल्पी लिख रही हैं कि कन्वीनियंस फूड्स दिख रहे हैं, मैगी का नाम दिया है। वेरी नाइस। और भी बच्चों के सही आंसर्स आ रहे हैं मैम। सो बच्चों, ये जैसे मैगी है, रेडी टू ईट फूड्स हैं जो आप उस पे देख रहे थे अभी स्क्रीन पे, दे आर ऑल कन्वीनियंस फूड्स, सुविधाजनक खाद्य पदार्थ। पर यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको टिप देना चाहूंगी कि जो कन्वीनियंस फूड्स होते हैं इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती है, पौष्टिक मान जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इनमें जो प्रोसेसिंग करके इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं हम पौष्टिक मान पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को हमें रोजमर्रा में नहीं खाना चाहिए। कभी कभी सुविधाजनक सुविधा के लिए हम इनको ले सकते हैं, पर कोशिश करके कम इनका इस्तेमाल होना चाहिए। अब बच्चों, हम आते हैं जीविका के लिए तैयारी करना। वी हैव रेड अबाउट फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के बाद हम जब जीविका के लिए तैयारी करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आफ्टर 12th है। 12th में जिनके पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं, पीसीएम है, पीसीबी है, दे कैन डायरेक्टली एनरोल देमसेल्व्स फॉर बैचलर्स डिग्री, उसके बाद मास्टर्स डिग्री, और फिर शोध कार्य, रिसर्च वर्क भी ये बच्चे आगे जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री में स्पेशलाइजेशंस होती हैं। फिर एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आ जाती हैं। एंटरप्रेन्योरल स्किल्स से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और फूड इंडस्ट्री में, खाद्य उद्योग में जॉब्स के लिए प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बच्चों, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज एक्सेट्रा बहुत सारे स्टेट्स में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स ही कहलाते हैं, वहाँ पर उपलब्ध हैं। पर इनमें सबसे पुराना इंस्टीट्यूट जो 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में है और ये आया था। अब हम आते हैं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल। इसमें जो व्यवसायिकों में व्यापक ज्ञान और कौशल होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, उसको हमने ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि कच्ची सामग्री के रूप में क्या है उसके बारे में उनको पता होना चाहिए, जैसे प्राकृतिक उपलब्धता और खाद्य पदार्थ की कीमत क्या है। जब आपको उपलब्धता और कीमत पता होगी तभी आप एक किसी उत्पाद का विकास कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी कम टू खाद्य उत्पादन और विकास। विश्लेषण विवरण के अनुसार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जाना आना चाहिए, और हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैकेप के बारे में भी जो प्रौद्योगिकी है उनको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हैकेप जो है इसके बारे में आप डिटेल में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन वी कम टू द रेसिपी डेवलपमेंट। जब हमें खाद्य उत्पादन विकास के बारे में पता चल गया, हमें नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो हमें जो भी खाद्य पदार्थ बनाना होता है उसकी रेसिपी का विकास हमने करना है। उसके लिए हमें उसकी पाक क्रिया का जानना बहुत जरूरी है, और स्वच्छता के नियमों का पालन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। Dear students, now we start with scope of food processing and technology. बच्चों, इस क्षेत्र में आप कहाँ कार्य कर सकते हैं, आओ जानते हैं। पहला है फूड इंडस्ट्रीज। आप देख रहे हैं पिक्चर में कि फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो रही है, तो यहाँ पे आप अपना एज फूड साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके सारे लैब टेस्ट्स होते हैं और आप फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स हैं या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सारी टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। एंड देन होटल्स के अंदर आप प्लेसमेंट ले सकते हैं अपनी, जहाँ पे फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाता है, या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर आप जा सकते हैं जहाँ पे पेशेंट्स की डाइट या आपके कोई न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसके अंदर आप क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे।
और आप लेबलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं। आपने देखा है आजकल कितने सारे पैक्ड फूड्स मार्केट में हैं, तो अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तभी तो वो मार्केट में आएगा। और नेक्स्ट है आपका ब्रूअरीज एंड डिस्टिलरीज, जिसमें आप अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, वहां पे उस इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज भी इसका एक ऑप्शन है। बच्चों, आपने देखा होगा मार्केट में कितने सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, तो जो भी आप वहां पे काम करना चाहते हैं, चाहे प्रोडक्शन, ऑपरेशंस, लैबोरेटरीज, क्वालिटी एश्योरेंस, यू कैन गो देयर। नेक्स्ट ऑप्शन इज डेयरी इंडस्ट्रीज। डेयरी जहां पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग होती है, तो वहां पे आपको डेयरी साइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वहां पे आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। देन कन्फेक्शनरी जहां स्वीट आइटम्स बनाए जाते हैं और वो मार्केट में प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, यू कैन वर्क इन देयर लैब्स और रिसर्च वर्क। फिश एंड मीट प्रोसेसिंग, ये क्या है बच्चों? जो आप फ्रोजन प्रोडक्ट्स देखते हैं मार्केट के अंदर, फ्रोजन कटलेट्स, टिक्कास एटसेट्रा, फिश मीट प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पे कार्य होते हैं और आप यहाँ पे प्लेसमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स इन वेजिटेबल प्रोसेसिंग। फल और सब्जी संसाधन, आपने सफल मटर तो देखी ही होगी, तो ये सारी प्रोसेसिंग, फ्रीजिंग और जो भी टेक्निक्स यूज हो रही हैं, वहां पे आप अपना जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सीरियल्स और ग्रेन्स की प्रोसेसिंग, जहां पे सारा काम सीरियल्स या अनाजों से होता है, वहां पे आप अपना काम कर सकते हैं, या फिर फ्लोर मिल्स जो हैं वहां पे आप जा सकते हैं। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वरोजगार के अवसर जो इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में स्टूडेंट्स आप अपना खुद का कार्य भी कर सकते हैं, जैसे कि तले हुए अल्पाहार या स्नैक्स, स्वीट्स, पिकल्स या जैम्स, या फिर रोस्टेड स्नैक्स का काम भी कर सकते हैं। And nowadays, many banks are giving loans for your startups, especially to female entrepreneurs. स्वरोजगार इस क्षेत्र में कम मिनिमम टेक्नोलॉजी और फाइनेंसेस के साथ भी आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर, जैसे रोस्टेड या सॉल्टेड पीनट्स, मूंगफली, ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स, पिकल्स एटसेट्रा, या स्नैक्स का कार्य आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज आवर करियर एवेन्यूज। इन डिपार्टमेंट्स में आप कौन से पद पे लगेंगे? तो पहला है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जहां पे आप प्रोजेक्ट को, आपके जो आइडिया है उसको कैसे क्रियान्वयन करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन, जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी विक्रय भी तो करनी है, तो कैसे उसकी प्लानिंग होगी। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि आप लैब्स में काम करेंगे और क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। या फिर आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में जा सकते हैं कि जो भी आपका प्लान है, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे, सारी प्लानिंग यहाँ पे होती है। और टीचिंग एंड रिसर्च, टीचिंग में आप या तो इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस या स्कूल्स में जा सकते हैं, या फिर शोध कार्य। कंसल्टेंसी, आप बड़ी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, या फिर अपना फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे कि आपने पिक्चर में देखा था, बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो मैनेजर की जरूरत तो है चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देन सेंसरी इवैल्यूएशन, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं, आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी सेंसरी वैल्यूज क्या है, देखने में कैसा लग रहा है, इस पे यहाँ काम होता है। देन शोध के काम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं सारे रिसर्च के बाद लाए जाते हैं, तो यहाँ तो बहुत ही स्कोप है। देन प्रोजेक्ट अप्रेजल, आपका जो प्रोजेक्ट है कैसे अप्रूव करवाना है, कैसे फाइनेंसेस करने हैं, कैसे आप फ्लोर पे लेकर आएंगे, ये यहाँ पे किया जाता है डिपार्टमेंट में। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आप उद्यमशीलता विकास, कैसे अपना काम स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे किया जाता है। एंड लास्ट इज टेक्निकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। टेक्निकल जो सारी एवेन्यूज हैं जो हमारे इसके अंदर देखे जाते हैं कि प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट में लाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपॉइंट करनी है, यहाँ पे आप इसके अंदर डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हमने सारे कार्य क्षेत्र देख लिया खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का, और हमने उसका इतिहास, उसके सारे क्लासिफिकेशंस वगैरह सब पढ़ी। अब हम आते हैं अपने प्रायोगिक कार्य पर। बच्चे, हर चैप्टर के पीछे, हर जो भी आप लेसन पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमें एक प्रायोगिक कार्य जरूर करना होता है। सो वी आर ऑन प्रैक्टिकल नंबर 4 हियर।
ऑल्दो आप सोच रहे होंगे पहले 2 प्रैक्टिकल्स बताए हैं, तो थर्ड प्रैक्टिकल जो है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिकल इस चैप्टर से रिलेटेड था, सो हमने पहले ले लिया। इसका एम क्या है? ये संसाधित खाद्य उत्पाद का डिजाइन बनाना, उसे तैयार करना और उसका मूल्यांकन करना है। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। परिरक्षित उत्पाद का चयन और बनाना, आप पहले चयन करेंगे, फिर उत्पाद की स्वीकार्यता तथा मूल्यांकन करेंगे और फिर उसके लिए एक सुंदर सा लेबल बनाएंगे। लेबल के बहुत सारे गुण होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हम फटाफट अभी देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आप अपने खाद्य पदार्थ का नाम डिसाइड करेंगे कि आप क्या बना रहे हैं, उसमें आप क्या सामग्री मिला रहे हैं, अधिकतम फुटकर मूल्य क्या होगा उसका, उसमें क्या परिरक्षित पदार्थ इस्तेमाल करे गए हैं या रंग इस्तेमाल करे गए हैं, ट्रेडमार्क उसके ऊपर होना चाहिए, ब्रांड नेम होना चाहिए, उसका एक्चुअल वेट जो नेट वेट है, सामान का वजन, वो जरूर उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, बैच नंबर और लाइसेंस नंबर होना चाहिए, निर्माण और खराब होने की संभाव्यता तिथि भी जरूर होनी चाहिए। फिर अब यहाँ पर जो आप पदार्थ बना रहे हैं उस पे आप अपना नाम देखेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन राउंड पर, जो हमारा लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। उस लिंक में आप क्लिक करेंगे और फटाफट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आंसर करेंगे। पर बच्चों यहाँ पे मैं आपको प्लीज रिमाइंड करा दूं कि अपने नाम के आगे अपना आईडी और अपने स्कूल के नाम के आगे अपने स्कूल का आईडी लिखना मत भूलिएगा। In case you have any difficulty in the questions, please go through this class once again and आपको सारे answers जरूर मिलेंगे। With that, I thank all of you for the class, and I would ask the moderators on the YouTube if there are any questions or difficulties that the children have asked. Moderators? Yes, ma'am. बिल्कुल, आपने बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको जैसे प्रैक्टिकल बताया गया है, आपको ठीक से प्रैक्टिकल को करना है। इसके लिए आप होम साइंस टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं अपने स्कूल के। साथ ही हम नेक्स्ट चैप्टर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पे पढ़ेंगे। और अपना जब भी आप गूगल फॉर्म भरें स्टूडेंट्स, तो आप अपना नाम और अपना स्कूल का नाम लिखना ना भूलें। हमें ऐसे आंसर्स मिलते हैं जिसमें आपके आईडी या नाम मिसिंग होता है। सो थैंक यू ऑल। और यूट्यूब पे मॉडरेटर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ले लें। मैम, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम चैट बॉक्स पर देख पा रहे हैं। बच्चों को कैंडीज के बारे में मैम पूछना है, तो क्या आप रिवर्ट करेंगे प्लीज? यस बच्चों, सो कैंडीड फूड्स जो हैं दे आर मेड विद शुगर। शुगर एज अ परिरक्षित पदार्थ, प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं। और इसमें जैसे जैम्स हैं, मुरब्बे हैं, जैम किससे बनता है? फ्रूट से बनता है। उन फ्रूट्स को हम शुगर डाल के पकाते हैं, तो उससे हमें कैंडीड फूड स्टफ मिल जाता है। ये मीठे पदार्थ होते हैं बच्चों, ये मीठे खाद्य पदार्थ होते हैं। इसमें कैंडिंग होती है, मीन्स शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच। Thank you, moderators. We are thankful to our home science team जिनके continuous guidance और advice की वजह से ही हम ये क्लास कर पा रहे हैं। और मैं इनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मिसेस प्रतिभा गोयल from Core Academic Unit, and she is the pillar of strength and also the team coordinator. Then Mrs. Manju Sharma, SKV Rajouri Garden से lecturer home science, Mrs. Shelly Gandhi, lecturer home science GG SSS Rani Bagh से, and Mrs. Shilpi Goyal, SKV New Friends Colony से. Thank you moderators so much, and at last a very big thank you to our technical team जिनकी हेल्प से ही हम बच्चों आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। So goodbye students, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। Thank you. Stay safe and stay healthy.